नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सृजन पाठ्य पुस्तिका का पाठ तौलिए एकांकी पढ़ रहे थे, जिसका कुछ अंश हम पढ़ चुके थे। आज हम शेष अंश पढ़ेंगे। मधु स्वेटर उठाते हुए भरे गले से, आप नाहक हर बात को अपनी ओर ले जाते हैं। नाहक का अर्थ होता है व्यर्थ में। अपनी कल्पना से मेरे दिल में वे बातें देखते हैं जो मैं स्वप्न में भी नहीं सोचती। मुझे आपसे घृणा है या नहीं, इसे मैं ही जानती हूँ, पर आपको मुझसे ज़रूर घृणा है। आपने मुझसे शादी कर ली, मैं जानती हूँ। क्यों कर ली यह भी जानती हूँ, लेकिन विवाह के लिए आपका तैयार हो जाना यह नहीं बताता कि आपको मुझसे नफरत नहीं। इसका क्रोध चाहे अब आप मेरी सफाई पर निकालें, चाहे मेरी पोशाक या मेरे स्वभाव पर। देखिए, एक छोटी सी बात मधु और बसंत के विवाद का कारण बन गई है। मधु को स्वच्छता को लेकर जो सनक है, बसंत को उससे चिढ़ है। किंतु जब विवाद इतना बढ़ जाता है कि मधु बसंत के बारे में गलत सोचने लगती है कि तुम मुझसे घृणा करते हो, तो बसंत मधु के बारे में गलत सोचने लगता है कि तुम मुझसे घृणा करती हो। दोनों ही एक दूसरे के लिए गलत सोचने लगते हैं कि दोनों ही सोचते हैं कि एक दूसरे से वे लोग घृणा करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बसंत मधु को बहुत चाहता है, उससे बहुत प्रेम करता है, घृणा की बात वह सोच ही नहीं सकता। और मधु भी बसंत को बहुत प्रेम करती है, तो वह कहती है कि मैं स्वप्न में भी तुमसे घृणा की बात सोच ही नहीं सकती। बसंत, तुम मधु, मेरा ख्याल था मैं आपको सुख पहुंचा सकूंगी, आपके अव्यवस्थित जीवन को व्यवस्था सिखा दूंगी, किंतु मैं देखती हूँ कि मेरे समस्त प्रयास विफल है। आपको इस गंदगी, इस अव्यवस्था में सुख मिलता है। आपको मेरी व्यवस्था, मेरी सफाई बुरी लगती है। मैं आपकी दुनिया में न रहूँगी, मैं आज ही चली जाऊँगी। फिर मधु बसंत से कहती है कि मैंने सोचा था कि विवाह के बाद मैं आपके अव्यवस्थित जीवन को व्यवस्थित बना सकूंगी, अर्थात तुम्हें सलीके से रहना सिखा सकूंगी, किंतु मैंने बहुत प्रयास कर लिया, किंतु मैं अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाई। इसीलिए अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मैं अब चली जाऊंगी। उठ खड़ी होती है, टेलीफोन की घंटी बजती है। बसंत जल्दी से जाकर चोंगा उठाता है। चोंगा का अर्थ होता है रिसीवर, फोन का रिसीवर। बसंत, हेलो हेलो, जी जी। मधु नौकरानी को आवाज़ देते हुए, मंगला मंगला स्नान गृह के द्वार से दरवाजे से आती है। जी बीबी जी। मधु, मेरा बिस्तर तैयार कर दी और मेरा ट्रंक इस कमरे में ले आ। ट्रंक का अर्थ होता है पेटी। मंगला, बीबी जी आप। मधु, मैं जो कहती हूँ उठा लाओ। मंगला चली जाती है। बसंत, जी जी, बहुत अच्छा कहते हुए चोंगा रख देता है और हंसता हुआ आता है। बसंत, मैं कहता हूँ तुम अपना सामान बांधने की सोच रही हो, पहले मेरा सामान तो ठीक कर दो। मुझे पहली गाड़ी से बनारस जाना है, अभी साहब ने आदेश दिया है। अपना सामान बाद में बांधना। हंसता है और पर्दा गिरता है। कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। कमरा वही है, सामान भी वही है, सिर्फ इतना अंतर है कि जहाँ मेज थी वहाँ एक पलंग बिछा है और टेलीफोन उसके सिरहाने एक टीपाई पर रखा है। मेज ड्रेसिंग टेबल की जगह चला गया है और श्रृंगार की मेज अपनी कुर्सी के साथ दाएं कोने में सरक गई है। पलंग पर मधु लिहाफ घुटनों पर लिए दरवाजे के सहारे अन्य मनस्क का अर्थ होता है बिना मन के या उदास से, आधी लेटी आधी बैठी और आधी लेटी है। कुछ क्षण बाद वो कैलेंडर की ओर देखती है। उसकी दृष्टि का अनुसरण करते ही मालूम होता है कि जनवरी का महीना है। देखिए, पाठ के शुरू में हमने देखा था कैलेंडर में नवंबर का महीना था, अभी जनवरी का महीना है, यानी कि 2 महीने हो चुके हैं। उसका पति जो है अभी भी बनारस से लौटकर नहीं आया है। तो जनवरी का महीना है और नया साल चढ़ गया है, जिसका मतलब यह है कि मधु को हम 2 महीने बाद देख रहे हैं। बाहर का दरवाज़ा खुला है और तीखी हवा अंदर आ रही है। लिहाफ को कंधे तक खींचते हुए मधु नौकरानी को आवाज़ देती है, मंगला मंगला। लिहाफ का अर्थ होता है रज़ाई, लेकिन आवाज़ इतनी हल्की है कि शायद मंगला तक नहीं जाती। मधु रजाई लेकर लेट सी जाती है। कुछ क्षण बाद मंगला स्वयं ही आती है। मंगला, बीबी जी, ये आप उदास उदास क्यों हैं? मधु लेटे लेटे जरा सिर उठाकर, मंगला ये किवाड़ बंद कर दो, बर्फ सी हवा अंदर आ रही है। मंगला किवाड़ बंद करते हुए, मेरी बात का उत्तर नहीं दिया आपने बीबी जी। मधु, यूँ ही कुछ तबीयत उदास है मंगला। मंगला, कोई पत्र आया बाबूजी का? मधु, आया था,
शायद आज कल में आ जाएंगे। मंगला, तो फिर? मधु विषाद से हंसकर, विषाद का अर्थ होता है दुख, मतलब मन से तो दुखी है किंतु फिर भी ऊपर से हंसकर, तबीयत कुछ भारी भारी सी है, शायद सर्दी के कारण। दरवाजे पर दस्तक होती है। मधु जरा उठकर, कौन? सूरो बाहर से। दरवाज़ा तो खोलो। सूरो कौन है? मधु की सहेली है। मधु बैठकर, मंगला जरा किवाड़ खोलना। मंगला दरवाज़ा खोलती है। सूरो और चिंती आती है। सूरो और चिंती किसकी सहेलियां हैं? मधु की सहेलियां हैं। मधु रजाई परे करके, परे करने का मतलब रजाई को हटाकर, अरे सूरो, चिंती तुम यहाँ कैसे? आश्चर्य से मधु पूछती है। सूरो आज ही सवेरे यहाँ उतरी है। चिंती, माताजी प्रयाग जा रही थी। सरिता बहन का ख्याल था कि दिल्ली भी देखते चले। सरिता कौन है? सूरो ही सरिता है। मधु, ठहरी कहाँ हो? चिंती, कनॉट पैलेस में मलिक चाचा जी के यहाँ। देर से उनका अनुरोध था कि दिल्ली आए तो। मधु, और मुझे पत्र तक नहीं लिखा। इतने दिनों में से मैं कह रही थी कि दिल्ली आओ तो। सबसे पहले तुम्ही से मिलने आई हैं। माताजी कहती थी कुतुब मीनार, मतलब आके कहना चाहती है कि माताजी तो कुतुब मीनार जाने के लिए कह रही थी, किंतु हम सबसे पहले तुझसे मिलने आए। चिंती, मैंने कहा कुतुब मीनार एक तरफ और मधु बहन एक तरफ। मधु कहा लगाती है, नहीं मधु हंसती है। और फिर 2 घंटे से मारी मारी फिर रही हैं तुम्हारी तलाश में। मधु, लेकिन पता तो मेरा, मतलब मेरा घर का पता तो तुम्हें पता था। चिंती, सूरो बहन भूल गई। इन्होंने तांगे वाले को भैरव के मंदिर चलने के लिए कह दिया। मधु आश्चर्य से, भैरव के मंदिर? चिंती, और तांगे वाला ले गया सब्जी मंडी, कहीं 30 हजारी के गिरजे के पास। मधु, गिरजे के पास? जोर से कहा लगाती है, यानी कि जोर जोर से हंसती है। चिंती अपनी बात जारी रखते हुए, तब इन्हें ख्याल आया कि मंदिर तो हनुमान का है। फिर नई दिल्ली वापस आई। यानी कि चिंती और सूरो जो है वह मधु का पता भूल गई थी और उन्हें फिर से लौटकर नई दिल्ली आना पड़ा। मधु फिर जोर से हंसती है। सूरो, और तब पता चला कि हम लोग तो यूं ही परेशान होते रहे, घर तो तुम्हारा पास ही था। मधु, तुम लोग भी, मैं कहती हूँ। जोर से हंस पड़ती है। सूरो, यह इतना हंसना तुम कहाँ से सीख गई? तुम तो थी जन्म की सीढ़ी। सीढ़ी का अर्थ होता है सन की। तुम तो जन्म से ही सन की थी, तुम इतना हंसना कैसे सीख गई? चिंती फिर कहती है, भाई साहब ने सिखा दिया। इतने जोर से कहे लगाना, कहाँ है वे? फिर वह बसंत के बारे में पूछती है चिंती कि वे कहाँ गए हैं। और इस मधु को तो हंसना इसके पति ने ही सिखाया है। मधु, बनारस गए हुए हैं 2 महीने से। वहाँ के फर्म का मैनेजर बीमार पड़ गया था, शायद आज कल में आ जाएंगे। चिंती, अच्छे तो हैं? मधु, अच्छे हैं, मौज में है, लेकिन तुम खड़ी क्यों हो? इधर आ जाओ बिस्तर पर। नौकरानी को आवाज़ देती है, मंगला मंगला। सूरो और चिंती कुर्सियाँ पर बैठने लगती हैं। मधु, अरे कुर्सियाँ छोड़ो, बस चलिए आओ इधर, पलंग पर बैठते हैं लिहाफ लेकर। सूरो, लेकिन मेरे पाँव, हंसकर, और मैं धो नहीं सकती इन्हें। क्योंकि बताती है कि मेरे पाँव मैं अभी बाथरूम में जाकर धो नहीं सकती हूँ, क्योंकि उनको पता है कि मधु को स्वच्छता बहुत पसंद है। वह गंदे पैर से पलंग बिस्तर में बैठने भी नहीं देगी। इसलिए सूरो कहती है कि मेरे पाँव गंदे हैं और अभी ठंड इतनी ज़्यादा है कि मैं इन्हें धो भी नहीं सकती। मधु, अरे क्या हुआ है तुम्हारे पाँव को? जुराबे तो पहन रखी है तुमने। जुराबे का अर्थ होता है मोजे। मोजे तो पहन रखे हैं तुमने। चिंती, पर तुम्हारा बिस्तर? मधु, कुछ नहीं होता बिस्तर को, मेरे बिस्तर का ख्याल छोड़ो, बस चली आओ इधर। ये किवाड़ बंद कर दो, बर्फ सी हवा अंदर आ रही है। मंगला आती है। मंगला, आपने आवाज़ दी थी बीबी जी। मधु, मंगला चाय बना कर लाओ। चिंती किवाड़ बंद कर देती है। तीनों घुटनों पर लिहाफ लेकर आराम से बिस्तर पर बैठ जाती हैं। सूरो, पुष्पा की शादी हो रही है अगले महीने। फिर सूरो उससे बताती है पुष्पा भी उनकी साथी है, संगिनी है। मधु चौंक कर खुशी से कहती है, लेफ्टिनेंट वीरेंद्र के साथ? चिंती, वह लम्ब सलम्मा लमटिक सा आदमी। लम्ब सलम्मा लमटिक का अर्थ होता है दुबला पतला लंबा आदमी, जोर की हवा चले तो उड़ता चला जाए। मैं तो सोचती हूँ कि उसे पुष्पा जैसी मोटी मुट्टलों से प्रेम भी हुआ तो कैसे। फिर कह रहा है, वो तो कितना दुबला पतला आदमी कि हवा चले तो उड़ जाए।
और उसे पुष्पा जैसी मोटी लड़की से प्रेम हुआ तो कैसे? कौन कहता है? चिंती कहती है। फिर मधु कहती है, और मैं इस बात पर हैरान हूँ कि पुष्पा उसे पसंद ही कैसे करती है। चेहरे पर तो उसके मनहूसियत बरसती रहती है और मालूम होता है कि जैसे चिंती वर्षों स्नान गृह का मुंह न देखा हो। सब हंसती हैं। मंगला चाय की ट्रे ले आती है। मंगला, कहाँ लगाऊं चाय बीबी जी? मधु, वह मेज पर रख दो और एक एक प्याला बनाकर हमें दे दो। यह तिपाई सरकाकर इस पर बिस्किट रख दो। सुरो आश्चर्य से, मधु मधु, अरे उठकर कहाँ जाओगी? यहीं बैठी रहो। इस गर्म बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाने में आ चुका मजा चाय का। चिंती उठने को प्रयास करते हुए हल्के से क्रोध से, मधु मधु हटाओ भी, अब बैठी रहो यहीं। चिंती व्यंग से, तो विवाह के बाद रानी मधुमालती ने अपने सब सिद्धांत बदल डाले। अब डाइनिंग टेबल के बदले बिस्तर पर ही चाय पीती है और बिस्तर पर ही खाना भी नोश फरमाती है, यानी कि खाना भी बिस्तर पर ही खाती है। सुरो, कहाँ तो यह कि पानी का गिलास भी पीना हो तो डाइनिंग रूम की ओर भागती, और कहाँ यह कि मधु, अरे क्या रखा है इस तकल्लुफ़ में? तकल्लुफ़ का मतलब होता है औपचारिकता या बनावटीपन, दिखावा। सच कहो, इस समय किसका जी चाहता है कि इस नरम नरम बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाएं? लो बिस्किट लो और चाय का प्याला उठाओ, ठंडी हो रही है। सब चाय के प्याले उठा लेती हैं और चाय पीते पीते बातें करती हैं। सुरो, मैं पूछती हूँ, अगर चाय बिस्तर पर गिर जाए? मधु, तो क्या हुआ, चादर धुलवाई जा सकती है। और फिर किसी दिन सहसा पेश आने वाली दुर्घटना के भय से यानी अनहोनी के भय से कोई अपने रोज के सुख आराम को तो नहीं छोड़ देता। सुरो, सुख आराम? व्यंग से हंसती है। तुम बिस्तर पर चाय पीने का बहुत बड़ा सुख समझती हो। फिर हंसती है। यहाँ हम देखते हैं कि मधु के स्वभाव में काफ़ी बदलाव आ गया है। इस बदलाव का कारण यह है कि जब बसंत बनारस गया था तब मधु सोचती थी कि वह उसकी आदतों से नाराज़ होकर गया है, इसीलिए मधु अपनी सफाई की अतिवादी आदत को बदलने की कोशिश करती है। मधु ये समझ गई है कि जीवन में सच्चा आनंद और सच्चा सुख जो है वह सहज और स्वाभाविक जीवन जीने से ही मिलता है, बनावटी जीवन जीने से नहीं मिलता है। इसीलिए मधु अब प्रयास कर रही है कि वह स्वाभाविक जीवन जिए और उस सच्चे आनंद को प्राप्त करे।